अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब तक हमने जितना पढ़ा है अपने लॉ के कोर्स में, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर किया है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कुछ एरिया रहता है जो हम एंड में कवर करेंगे सेशन के, और पार्टनरशिप हमने कंप्लीट कवर कर लिया था पिछली क्लास के अंदर। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल टॉपिक है और उसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, इसको समझने से पहले हम एक छोटी सी बात समझते हैं, तो उम्मीद है हमें ये पूरा टॉपिक समझने में आसानी होगी। जब भी हम कोई चीज़ ट्रेड करते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई चीज़ बेचते हैं, कोई सर्विस लेते हैं, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जब भी हम परफॉर्म करते हैं, तो उसके अगेंस्ट हम पैसे देते हैं या लेते हैं। लेट से अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी है तो उसके अगेंस्ट में पेमेंट करूंगा। अब या तो मैं कैश के थ्रू पेमेंट करूंगा जो करेंसी नोट मेरी जेब में होगा, या मैं कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करूंगा, लेट से चेक यूज़ करूंगा। अब जब पेमेंट करने के लिए जब मैं चेक दूंगा तो चेक पे नाम लिखा होगा, मेरा नाम लिखा होगा, वटेवर, और अमाउंट लिखा होगा जिसके नाम पे, ये सारी बातें इसको चेक के ऊपर लिखी हुई होंगी। तो जो मोड मैंने यूज़ किया, जो मॉडल मैंने यूज़ किया पेमेंट करने के लिए, दिस इज कॉल्ड चेक। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसी से डील करता है कि जो चेक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहता है ये चेक चेक नहीं है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बताएगा कि चेक के क्या फीचर्स होते हैं, इसकी क्या लीगलिटीज़ हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ये लॉ आया 1881 में और इसका नाम पड़ गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसकी एक डेफिनेशन है और उसमें ये लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स a check, a promissory note, bill of exchange, or a check which is payable either to order or bearer। सर क्या मतलब, हमें ये बात समझ नहीं आई। पेएबल आइदर टू ऑर्डर और बेयरर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अभी हमने ये समझा जब पेमेंट करनी होती है तो हम कोई ना कोई मॉडल यूज़ करते हैं, और अगर चेक यूज़ करते हैं तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक चेक है। और ये बात हमें समझ आ गई कि अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि इसकी लीगलिटीज़ क्या है, इसकी टेक्निकलिटीज़ क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसका मतलब क्या है। नेगोशिएबल का मतलब ये होता है कि आप किसी पर अपना टाइटल ट्रांसफ़र करते हैं, यानी जब आप किसी को चेक देते हैं तो आप कहते हैं कि ये पेमेंट, जिसका भी आप उस पर नाम लिखते हैं, आप कहते हैं कि ये पैसे अब तुम्हारे, जाके इसको ले लेना। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट, यानी आप एक रिटन डॉक्यूमेंट पे उसको कुछ लिख के देते हो कि ये पैसे तुम्हारे हैं, यानी इस पर अब तुम्हारा हक है। तो इसी तरीके से जैसे चेक एक रिटन डॉक्यूमेंट है, इसी तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटन डॉक्यूमेंट है, इसी तरीके से एक प्रॉमिसरी नोट एक रिटन डॉक्यूमेंट है, और ये तीनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में अगर ये तीनों चीज़ें ही कवर की गई है, इसका मतलब कोई भी चौथी चीज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाई जाएगी, ना समझी जाएगी। ये तीन ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहे जाएंगे। तो ये प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये चेक क्या होता है, इसको भी हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर हमसे कोई पूछे तो प्रॉमिसरी नोट को प्रो नोट भी कहते हैं और नोट भी कहते हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज को बिल के नाम से भी जाना जाता है और चेक को चेक के नाम से ही जाना जाता है। सर, अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि नेगोशिएबल का मतलब क्या है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, और तीन चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। ये क्या होती हैं, हमें प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का इतना आइडिया नहीं है। चेक हमारे नॉर्मल डेली लाइफ में नॉर्मली यूज़ होता है, तो हमें पता है कि इसका मतलब जो चेक किसी भी पेमेंट करने के लिए यूज़ होता है या रिसीव करने के लिए यूज़ होता है, इस तरीके से ये दोनों का भी यही फीचर होगा कि इसमें कोई पेमेंट की बात होगी, कोई मनी टर्म्स की बात होगी। सर, लॉ ये कहता है, इसकी डेफिनेशन ये कहती है, या तो ये पेएबल आइदर टू ऑर्डर होगा या बेयरर होगा। इसका क्या मतलब है, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी हम नहीं समझेंगे, लेकिन इसको आसान लफ्ज़ों में समझने का यही मतलब है कि और बेयरर का मतलब ये है कि कुछ भी ना लिखा हो इस पे नाम, यानी जिसके भी हाथ में मिले आप उसको ये पेमेंट दे देंगे। और ऑर्डर का मतलब किसी का नाम उस पे लिखा होगा, यानी लेट से एक चेक है और उस पे पेई के अंदर नाम लिखा हुआ है मिस्टर अली,
तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू ऑर्डर है कि अली को पैसे देने हैं। सर इसको एक बार रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो नेगोशिएबल एक डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्यूमेंट होता है, और नेगोशिएबल वो होता है जिससे आप टाइटल ट्रांसफर करते हैं। इसके अंदर तीन चीज़ें पाई जाती हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। सर ये तीनों का मकसद असल यही है, पेमेंट्स की, ट्रांजैक्शंस का लेना या देना। और सर ये या तो बाय पेबल टू ऑर्डर होगा या बेयरर होगा। सर बेयरर का मतलब हमें नॉर्मल टर्म में बिल्कुल पता है कि हम कहते हैं कैश चेक है या इस पर किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ, इट्स मीन्स इट इज़ बेयरर, या ऑर्डर होगा यानी उस पर कुछ ना कुछ लिखा होगा। सर आइए इस डेफिनेशन को, इस पूरी डिस्कशन को एक एग्जाम्पल पे रखते हैं। लेट्स से ये एक चेक है और इस पर लिखा हुआ है मीज़ान बैंक। तो ऐसे ही लिखा होता है चेक के ऊपर कि किस बैंक का निकला हुआ है, या वर्ल्ड बैंक या स्टेट बैंक या स्टैंडर्ड चार्टर्ड, कुछ भी। यहाँ लिखा होता है पे, कि ये पे किसके नाम पे निकाला गया, या अकाउंट टाइटल, अकाउंट होल्डर की डिटेल्स होती हैं। जैसे अगर लेट से ये चेक है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का, तो यहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ होगा, या इनका अकाउंट नंबर होगा 00120, जो भी, या डेट होगी, या अमाउंट होगा इन रुपीस या इन करेंसी, या अमाउंट इन वर्ड्स होगा, और यहाँ सिग्नेचर होगी। ये हमने एक चेक बना दिया। आइए इस पूरी डिस्कशन को इस पर रख के इसको एनालाइज करते हैं। सर इसमें ये लिखा हुआ था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या तो चेक होगा, या प्रोमिसरी नोट होगा, या बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। तो ये अगर ये एक चेक है, इसका मतलब ये बिल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल का मतलब ये कि आप टाइटल ट्रांसफर करवा रहे हैं। तो आईओबीएम ये कह रहा है कि पेई में अगर उसने लिख दिया नाम नोमान बटाविया, तो ये ट्रांसफर होने जा रहा है नोमान को, यानी इस पे राइट किसका एस्टेब्लिश होने जा रहा है? नोमान बटाविया का। तो ये यहाँ पर आके नेगोशिएबल का फीचर कवर हो गया। सर इंस्ट्रूमेंट का फीचर कैसे कवर होगा? तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसका नाम हमने चेक दिया है, तो ये इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पे हो गया कवर। सर ये पेबल आइदर टू ऑर्डर होगा या बेयरर होगा, तो नाम लिखने की वजह से ऑर्डर हो गया। अगर कोई नाम ना लिखा होता, सिर्फ ब्लैंक होता, तो हम इसको बेयरर कहते हैं, या सिर्फ कैश होता तो भी हम इसको बेयरर कहते हैं। आइए अब इसको डिटेल में समझते हैं अपने स्टडी टैक्स से। आपके स्टडी टैक्स में जो कोर्स के अंदर कवरेज है, वो इसके अंदर पहला चैप्टर ये है कि इसके मीनिंग्स और इसकी करेक्टरिस्टिक्स पे बात की गई है। फिर प्रॉमिसरी नोट को डिटेल में बताया गया ये क्या है, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज को बताया गया क्या, और फिर चेक को बताया गया। हम इस पर आने से पहले, क्योंकि थोड़ा सा ये रफ एरिया है, थोड़ा सा ड्राई चैप्टर है, तो हम पहले इन चीज़ों को समझ लेते हैं जो अभी हमने डेफिनेशन में देखे थे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि तीनों है क्या, फिर हम इसको, इसके करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। अच्छा जी, इस पर आने से पहले हम अगेन थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करते हैं, किताब पे आने से पहले। आइए हम एक बेसिक डिफरेंस यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, और इसके बाद हम इसको चेक किताब से भी पढ़ेंगे। सर एक होता है, हमें बताया गया कि प्रॉमिसरी नोट, ठीक है जी, एक है बिल ऑफ एक्सचेंज, और एक है चेक। ये कैसे दिखते हैं अभी हम किताब से देखेंगे, अभी हम सिर्फ बेसिक समझने जा रहे हैं, ताकि जब हम इसको पढ़ें किताब से तो हमें उलझन ना हो। सर प्रॉमिसरी नोट क्या है? तो इसके अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। इसको बनाने वाला मेकर कहा कहलाता है, और जिसको बनाया जाता है जिसके नाम पर, उसको पेई कहते हैं। सर मेकर वो होता है, सर प्रॉमिसरी नोट एक वादा होता है, यानी एक डॉक्यूमेंट पे एक शख्स वादा करता है, प्रॉमिस करता है टू पे का, कि मैं आपको पे करूंगा। सर प्रॉमिस जब वो करता है, जो प्रॉमिस करता है उसको हम मेकर कहते हैं, यानी प्रॉमिसोर को, प्रॉमिस करने वाले को मेकर कहते हैं, कि वो एक कागज पे टुकड़े पे लिख के देता है कि आई प्रॉमिस टू पे रुपीस लाख रुपए टू अली। तो इसका मतलब जिसको पे करने जा रहे हैं वो हो गया मिस्टर अली, और यहाँ पर प्रोमिसोर हो गया आई।
और 2 पार्टीज हमें समझ आ गई। सर बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टीज होती हैं। नंबर 1 ड्रॉअर, नंबर 2 ड्रॉई और नंबर 3 पेई। सर ये क्या होता है? तो ड्रॉअर वो होता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है, यानी प्रोमिसरी नोट का मेकर बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्रॉअर कहलाता है। सर ड्रॉई वो होता है जो एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं पेमेंट कर दूंगा, और पेई वही होता है जो प्रोमिसरी नोट में होता है, जो रिसीवर होता है। सर क्या मतलब बात नहीं समझ आई? हम इसको गौर से समझने की कोशिश करेंगे फिर से। जिस तरह प्रोमिसरी नोट में प्रॉमिस टू पे होता है, यानी एक शख्स प्रॉमिस करता है कि आई विल पे टू यू, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक शख्स ऑर्डर देता है, किसी को भी ऑर्डर टू पे करता है कि मेरे ब्याह पे आप पेमेंट कर देना। मिसाल के तौर पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि तुम सी को पेमेंट कर देना, तो मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑर्डर दे रहे हैं कि आप सी को पेमेंट कर दीजिएगा। तो जब जो मिस्टर ए है जो ऑर्डर कर रहे हैं वो मिस्टर ए है, यानी ड्रॉअर ऑफ द बिल। मिस्टर बी है जो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं पे कर दूंगा। याद रहे कि मिस्टर बी का एक्सेप्ट करना जरूरी है, वरना हर कोई यही किसी के भी नाम पे लिख के बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर देगा। और सी है जो पेई है जिसको ये पैसे मिलेंगे। तो सर प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टीज होती हैं और एक शख्स वादा करता है दूसरे से कि आई विल पे टू यू। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टीज होती हैं और एक शख्स ऑर्डर देता है कि तुम किसी को कि आप उसको पे कर देना, यानी ये एक प्रॉमिस इंस्ट्रूमेंट हुआ, प्रॉमिस नेचर का इंस्ट्रूमेंट हुआ, और ये एक ऑर्डर देने वाला इंस्ट्रूमेंट हुआ। ये कोई लीगल टर्म नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। सर जो चेक होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज की ही एक टाइप होती है, एक काइंड होती है। मतलब इसके अंदर भी वही 3 पार्टीज आपको मिलेंगी, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पर ड्रॉई हमेशा बैंक होगा। यहाँ पे ड्रॉई कोई भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हमेशा ड्रॉई बैंक होगा। मिसाल के तौर पे जैसे अभी हमने ऊपर एक एग्जांपल में देखा था, एक चेक बनाया था छोटा सा, एक बार फिर बना लेते हैं। तो उसमें अकाउंट होल्डर कौन था? इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। बैंक का नाम क्या था? मीजान बैंक। और पेई का नाम क्या था जिसको चेक आईओबीएम ने दिया था? नोमान बटाविया। अब देखें, ड्रॉअर हो गया आईओबीएम, उसने ड्रॉई को यानी बैंक को ऑर्डर दिया कि जब भी तुम्हारे पास पेई आए, नोमान आए, तो उसको पे कर देना। तो बैंक यहाँ पर हो गया ड्रॉई और पेई हो गया नोमान। अच्छा जी, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में यही फर्क है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कोई भी, लेकिन चेक के अंदर हमेशा बैंक होगा। बस इसमें यही बेसिक सा फर्क था। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं अपनी किताब से, और इसमें आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं। इसकी जो एरिया नंबर 1 है आपकी सही टैक्स का, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोमिसरी नोट को। प्रोमिसरी नोट अभी हम देखेंगे डिटेल में, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज और फिर चेक। ये देखिए प्रोमिसरी नोट। अच्छा जी, सर प्रोमिसरी नोट अभी हमने समझा था कि इसमें 2 पार्टीज होती हैं, एक मेकर होता है बनाने वाला, एक पेई होता है जिसको वादा किया जाता है। मेकर प्रोमिसर होता है, वो प्रॉमिस करता है कि आई विल पे टू यू। तो आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, यानी कोई एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा। और ये लाजमी हमने शुरू में देख लिया कि इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब, इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई रिटन डॉक्यूमेंट, यानी ओरल वाला सीन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में होगा ही नहीं। नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट, यानी जो हमारी जेब में कैश पड़ा होता है वो नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ 3 ही है। हमने देख लिया, चेक, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसका मतलब इनके अलावा कोई नहीं होगा। अब इससे प्रोमिसरी नोट को बताया कि करेंसी नोट भी नहीं होगा और बैंक नोट भी नहीं होगा, यानी बैंक नोट और करेंसी नोट को आप इससे मिक्स ना कीजिएगा, दे आर डिफरेंट।
कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, एक अनकंडीशनल जिसमें कोई कंडीशन इन्वॉल्व नहीं होगी, अंडरटेकिंग होगी, वादा होगा, प्रॉमिस होगा, जो कौन करेगा, मेकर करेगा, वो साइन करेगा कि टू पे ऑन डिमांड और एट अ फिक्स और डिटर्नेबल फ्यूचर टाइम। सर इसको देखते हैं, सबसे पहले फिर से रीड करते हैं। अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट होगा इन राइटिंग जो कंटेनिंग करेगा एक वादा, अनकंडीशनल वादा जिसमें कोई कंडीशन इन्वॉल्व नहीं होगी, जिसको साइन करेगा मेकर। अभी हमने देख लिया जो प्रॉमिसर, टू पे ऑन डिमांड, कि टू पे ऑन डिमांड का मतलब ये होता है कि जब तुम ये लेकर आओगे, जब लेकर आओगे तो पैसे ले लेना, जब लेकर आओगे। क्लास अब तक हमने जो दो मुश्किल टर्म समझी थी वो एक थी बेयरर, एक थी पेबल टू ऑर्डर, और अभी तीसरी टर्म हमारे सामने आई है टू पे ऑन डिमांड। सर बेयरर वो होता है जिसपे किसी का नाम ना लिखा हो, ऑर्डर वो होता है जो किसी के लिए खास कर दिया गया हो, डिमांड वो होता है कि जो जब भी लेकर आओगे तब ले लेना, यानी इंस्ट्रूमेंट पे कोई डेट ना लिखी हुई हो कि कब आओगे तो ले लेना, सिंपल डिमांड पेएबल ऑन डिमांड कहलाएगा। या एट अ फिक्स और रिटर्नेबल फ्यूचर टाइम, यानी उस प्रोमिसरी नोट पर अगर ये लिखा हो कि 25 सितंबर के 25 सितंबर 2021, तो अब उसके बाद ही ये पेमेंट इस्टेब्लिश होगी, अदरवाइज इससे पहले नहीं होगी। तो या तो टू पे ऑन डिमांड और एट अ फिक्स्ड और रिटर्नेबल फ्यूचर टाइम, अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू, यानी लाजमी पैसों की बात होगी, गुड्स की बात नहीं होगी, अदर देन मनी की बात नहीं होगी, ओनली टू अ सर्टेन पर्सन और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। सर इस ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन को हटा के अगर टू अ सर्टेन पर्सन पढ़ें तो टू अ सर्टेन पर्सन का मतलब है कि उस पर उसका नाम लिखा होगा और ये पेबल अदर बाय ऑर्डर हो गया, और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी अगर किसी का भी नाम ना लिखा हो तो ये बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। इसको मैं थोड़ा सा आपको फिर से बताऊं। एट अ फिक्स और रिटर्नेबल फ्यूचर टाइम अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू, फिलहाल इसको मैं काट रहा हूँ, टू द ऑर्डर को, ओनली टू अ सर्टेन पर्सन, यानी जिसका नाम लिखा हो, पेबल आइदर टू ऑर्डर हो गया जो भी हमने डेफिनेशन में समझा था, या टू द बेयरर जिसके भी हाथ में होगा वो होगा। और सर ये टू द ऑर्डर ऑफ का मतलब क्या हो गया कि अगर आपने किसी का नाम लिखा है टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन तो यही चीज हो गई, और बेयरर ऑफ द सर्टेन पर्सन अगर जो भी किसी का भी नाम लिखा हो तो होगा। अब इस डेफिनेशन को इससे थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश की है, भी देख लेते हैं। The analysis of above definition shows that the promissory note is a written and signed promise to pay a certain sum of money to a specified person, और इसमें जो parties involved हैं अभी हम देख चुके हैं। मेकर वो होता है जो बनाता है, जो प्रॉमिस करता है, और पेई वो होता है जिसके लिए भी ये बनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये लगता कैसा है, स्पेशली मैन उसका कैसा है प्रॉमिसरी नोट का। तो यहाँ अमाउंट आ रही है, डेट आ रही है कि किस दिन बनाया गया है, और यहाँ आ रहा है 3 months आफ्टर द डेट, आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे। इसका मतलब यहाँ आ गया ये स्पेसिफाइड टाइम वाला है, और ये कौन सा वाला नहीं है, ऑर्डर वो ये नहीं है कि पेएबल, जैसा भी हमने ऊपर देखा कि यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम मौजूद है, और ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जब आओगे तब ले लेना। और यहाँ पर अमाउंट आ रही है, ये साइन करने वाला मेकर हो गया, और ये किसको कह रहा है, पेई को, यानी अशरफ को वादा कर रहा है कि आई विल पे टू यू। और यहाँ पर गलती से शायद ABC की जगह अशरफ आना चाहिए था, मिस्टेक रह गई है किताब के अंदर, तो ये चीज़ है। अच्छा यहाँ पर गौर करने की बात ये है कि अल्फाज बड़े इंपॉर्टेंट है। आई प्रॉमिस, यानी प्योर अंडरटेकिंग आ रही है, प्रॉमिस आ रहा है कि आई विल पे टू यू। अच्छा जी, इसके वैलिड इसेंशियल्स अभी हम देखते हैं, और वैलिड इसेंशियल्स देखने के बाद हम इंशाल्लाह बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पे आएंगे। ये सारे इसके वैलिड इसेंशियल्स है। नंबर 1 ये है कि राइटिंग में होना चाहिए, ऑरल नहीं चलेगा। नंबर 2 इसकी एग्जांपल्स आप लाजमी पढ़िएगा, ये डॉक्यूमेंट मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है LMS पे, और अगर कोई और भी सुन रहा हो तो उसको भी ये डॉक्यूमेंट शेयर किया जा सकता है कि लाजमी इन राइटिंग होना चाहिए। मेयर अगर आपने किसी को फ़ोन कॉल पे कह दिया या ऑरल कह दिया या किसी मीटिंग में कह दिया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अच्छा जी, इसके बाद प्रॉमिस टू पे होना चाहिए। प्रॉमिस टू पे का मतलब ये है कि इसमें प्रॉमिस हो लाजमी, क्लियर अंडरटेकिंग हो, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ना हो कि आप किसी से कहें हाँ हाँ मुझे तुम्हें कर्ज तो उतारना है, मुझे पता है मेरा तुम पे कर्ज चढ़ा हुआ है, मुझे तुमको पैसे देने, ऐसे नहीं चलेगा। लाजमी इसमें प्रॉमिस के अल्फाज हो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, आई ओव यू, आई एम लायबल टू पे, तो दीज आर नॉट वैलिड प्रॉमिसरी नोट्स, इनफैक्ट दीज आर नॉट प्रॉमिसरी नोट्स, क्योंकि उसके यहाँ पर आप कह रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हारा मकरूज हूँ, ये नहीं कह रहे कि हाँ मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें पे करूंगा, तो अगेन दिस इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। और इस पर सर एक एक मार्क्स से आराम से बेसिक केस स्टडी क्वेश्चंस टेस्ट हो सकते हैं कि आपको एग्जांपल दी जाए, इसी तरीके से पूछा जाए क्या ये वैलिड इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं,
एक एग्जांपल दी जाए कि एक शख्स ने बी से कहा कि मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा 3 महीने के बाद, लेकिन वो वादा फोन पे किया गया था, तो क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है कि नहीं? अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है डेफिनेट और अनकंडीशनल। वो कह रहा है कि जो वादा है वो डेफिनेट होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए, यानी प्रॉमिस मस्ट नॉट डिपेंड अपॉन द हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट। यानी आपका वादा किसी अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, इसमें कोई अगर मगर ना हो, कंटिजेंसी ना हो। इफ एन इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स अ कंडीशनल प्रॉमिस टू पे, यानी इट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट एंड विल नॉट बिकम वैलिड। अगर आप कहें कि मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, अगर कल बारिश आ गई तो ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपकी जो कंडीशन है वो ऐसी है जो अनसर्टेन है। हो सकता है बारिश हो कि हो सकता है बारिश ना भी हो। ठीक है जी। लेकिन कुछ इसकी एक्सेप्शंस हैं कंडीशंस की, वो देख लेते हैं। और कंडीशंस की एक्सेप्शंस ये है कि अगर आपने किसी को ये वादा किया है कि मैं आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पे दूंगा, यानी ये कंडीशन लगाइए कि बट अ प्रॉमिस टू पे इज नॉट कंडीशनल। वो कह रहा है कि कंडीशन तो हम कब कहेंगे कि कंडीशन नहीं है। कुछ एक्सेप्शंस ये है कि अगर आप किसी को कहें कि पर्टिकुलर प्लेस पर आओगे तो मिलेगा, पर्टिकुलर दिन पे मिलेगा, या कोई ऐसी हैपनिंग ऑफ इवेंट में मिलेगा जो लाजमी होना है, हालांकि उसका टाइम बस अनसर्टेन हो, लेकिन वो इवेंट होना लाजमी है। जैसे मैं आपसे कहूँ लेट्स से हमें पता है कि न्यू ईयर की पार्टी हमारे शहर में होती ही होती है। और कभी 12 बजे होती है, कभी 1 बजे होती है, लेकिन होना कंफर्म है। तो मैं कहूँगा जब न्यू ईयर की पार्टी होगी तब मैं तुम्हें वादा करता हूँ 1 लाख रुपए देने का, तब जैसे पार्टी होगी ये वैलिड हो जाएगा। या मैं कहूँ कि जब ए मर जाएगा तब दूंगा, तो मरना लाजमी है, कभी ना कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि शख्स ना मरे, तो अगेन ये प्रोमिसरी नोट वैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ये शख्स कहे कि जब बारिश होगी तब, तो ये कंडीशन अब अनसर्टेन है, हो सकता है हो सकता है ना हो, तो फिर ये वैलिड नहीं रहेगा। अच्छा जी, इसके बाद इसके नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक को हम देखते हैं। जहाँ तक आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में या मुझे पर्सनल अप्रोच करके भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि साइन बाय द मेकर, साइन होना लाजमी है। सर्टेन ऑफ द पार्टी, सर्टेन पार्टीज, पार्टीज की सर्टेनिटी बहुत लाजमी है, यानी हमें पता हो कि किसके लिए बनाया गया है, किसको पे किया गया है। सम पेबल मस्ट बी सर्टेन, अमाउंट भी बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ हो, इसमें ऐसा ना हो कि विच एवर लेस, ऐसे नहीं, एग्जैक्ट हो। एंड द लास्ट इज सम पेबल मस्ट बी लीगल टेंडर। सर इसको देख लेते हैं, व्हाट इज लीगल टेंडर? लीगल टेंडर कहते हैं सिक्का राइजुल वक्त को, यानी अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाक रूपी इज पाकिस्तानी लीगल टेंडर। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडियन रूपी इज द इंडियन लीगल टेंडर। अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो पाउंड जो है इनकी करेंसी इज देयर लीगल टेंडर। अमेरिका की बात की जाए तो यूएस डॉलर इज देयर लीगल टेंडर। यानी अगर एक प्रॉमिसरी नोट लीगल टेंडर में नहीं बनाया गया और उसमें सारी चीजें मौजूद है कि वो रिटर्न भी है, वो प्रॉमिस के अल्फाजों के साथ भी है, उसमें पार्टीज भी सर्टेन है, उसमें अनकंडीशनल अंडरटेकिंग भी है, उसमें अमाउंट भी सर्टेन है, सब कुछ है, साइन भी है, यानी ऊपर की 6 बातें हमने उसमें कवर कर ली। लेकिन जो उसमें करेंसी इन्वॉल्व है वो फॉरेन करेंसी है, तो अब ये promissory नोट वैलिड नहीं होगा। अ प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी और टू डिलीवर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज नॉट अ promissory नोट। अगर फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है तो नहीं होगा, और क्या कोई अदर देन पैसों की बात है, यानी गुड्स कह रहे हैं का वादा है देने का, तो भी नहीं होगा। इसके बाद ये एग्जाम्पल 37 लाजमी पढ़िएगा, ये बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है और ये डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाएगी, और इससे आपके कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर भी होंगे और आपको समझने में आसानी भी होगी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं प्रोमिसरी नोट समझने के बाद बिल ऑफ एक्सचेंज पे। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज अभी हमने समझा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और उसके अंदर हमने ये देखा था कि 3 पार्टीज होती हैं, एक ड्रॉअर होता है, एक ड्रॉई होता है, और एक पेई होता है। ड्रॉअर होता है जो इंस्ट्रूमेंट का बनाने वाला होता है, और वो किसी को ऑर्डर देता है कि तुम पेई को पैसे दे देना, और वो पे ऑर्डर आमतौर पे ऑर्डर होता ही ड्रॉई को है। यानी ऑर्डर मिस्टर ए ऑर्डर दे रहा है बी को कि तुम सी को पे कर देना, तो दिस इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज, और ये भी एक रिटन डॉक्यूमेंट पे होता है। आइए इसको पढ़ते हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। बार बार ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है, क्लियर करवा रहा है कि ये इन राइटिंग होते हैं। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, सर प्रॉमिसरी नोट एक अनकंडीशनल प्रॉमिस था और ये अंडरटेकिंग था, और ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। साइंड बाय द मेकर यानी डोर, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे ऑन डिमांड और एट अ फिक्स डिटरमिनेबल फ्यूचर टाइम। ऑन डिमांड अभी हमने पढ़ लिया, जिसमें कोई कैद ना हो, जिसमें कोई डेट अलग से डिफाइन ना हो, जब भी प्रेजेंट किया जाए आपको पेमेंट करनी होगी। और फिक्स डेट का मतलब है कि जो डेट लिखी हुई है उस दिन के बाद।
अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू, इसको भी अभी हमने पीछे देखा था कि पैसों की बात होगी, गुड्स की बात नहीं होगी, और पैसे भी वो जो लीगल टेंडर में हो, यानी पाकिस्तानी करेंसी हो या दूसरे अल्फाजों में लोकल करेंसी हो, और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बेयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर का मतलब जिस पे उसका नाम लिखा हुआ है, और बेयर का मतलब खुला है, यानी पेई की जगह कैश, पेई की जगह नाम नहीं लिखा हुआ, और जो भी इसको प्रेजेंट करेगा तो उसको हम दे देंगे। द एनालिसिस ऑफ above definition shows the bill of exchange is a written and signed order directing a person to pay a certain sum of money to the bearer of the instrument, जो भी लेके घूम रहा हो, और टू a specified person और इस ऑर्डर के जिसका नाम लिखा हुआ हो, या और ऑर्डर का मतलब आगे हम पढ़ेंगे, एक एंडोर्समेंट का कॉन्सेप्ट होता है जिसको उसने ऑर्डर करवाया हो। A generally bill of exchange is drawn by the creditor who directs his debtor to pay the amount to the person specified in the instrument। सर अभी इसको इसकी भी करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जिस तरह हमने प्रॉमिसरी नोट के देखे थे। अच्छा जी, पार्टीज हम देख चुके हैं, ड्रॉर ड्रोई पे यही लिखा है, ड्रॉर वो होता है जो बनाता है और ऑर्डर देता है, ड्रोई जिसको ऑर्डर दिया जाता है और वो एक्सेप्ट भी करता है। जब ड्रोई उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको एक्सेप्टर कहा जाता है, और अगर ड्रोई उसको एक्सेप्ट ना करे तो फिर ये वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि इस तरह तो आप किसी को भी फंसा सकते हैं। और पेई वो होता है जो जिसके लिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है, यानी जिसके लिए सारे मामला किए जाते हैं। सर ये दिखता कैसा है? इसका दिखना भी ऐसा ही है जैसा भी हमने प्रोमिसरी नोट में देखा, इसमें भी एक डेट आ रही है, इसमें भी अमाउंट आ रहा है। इसमें देखें अल्फाज चेंज हो गए, 3 months आफ्टर डेट पे टू यासीन, यानी मोहसिन कह रहा है यासीन से, मोहसिन कह रहा है असलम से कि पे कर देना यासीन को या उसके ऑर्डर को। ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आगे एंडोर्समेंट में आएगा, वो हम जरूर देखेंगे। इतनी अमाउंट इतनी, असलम अगर एक्सेप्टेड ना करता तो ये वैलिड ना होता, तो इसको लाजमी नोट कीजिएगा कि एक्सेप्टर बनाना ज़रूरी है। सर वैलिड एसेंशियल्स देख लेते हैं। इसके वैलिड एसेंशियल्स क्या है? इसके वैलिड एसेंशियल्स भी तकरीबन वैसे ही, ये इन राइटिंग होगा, इसमें ऑर्डर टू पे होगा, यानी प्रॉमिस नहीं होगा जिस तरह हमने देखा था प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस होगा, या ऑर्डर होगा लाजमी कि तुम इसको पे कर देना। डेफिनेट और अनकंडीशनल होगा, वही वाली बातें यहाँ पे भी कवर की जाएंगी। कंडीशनल का मतलब यहाँ पे भी वही होगा कि अगर कोई टाइम है, कोई स्पेसिफिक प्लेस है, या कोई ऐसी कंडीशन है जिसका होना पॉसिबल है, अनसर्टेन, भले टाइम का प्रॉब्लम हो लेकिन अनसर्टेनिटी ना हो, जिस तरह अभी हमने पीछे प्रॉमिसरी नोट में देखा था। साइन होना जरूरी है, पार्टीज का सर्टेन होना जरूरी है, और सम पेबल मस्ट बी लीगल टेंडर, वही 7 बातें, और सम पेबल मस्ट बी सर्टेन। सर इनके डिफरेंसेस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, लाजमी देखिएगा। तो अब तक हमने जितना पढ़ा, अगर इसको हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से असेस करें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि नंबर वन तो जो छोटी छोटी केस स्टडीज, जो अगर आप ये एग्जाम्पल को अच्छे से देख लेंगे तो कवर हो जाएंगी। कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट, क्या ये वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है कि नहीं, एक एक मार्क्स के लिए 4 4 5 6 6 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। या कोई एक बेसिक से एमसीक्यूज इसके हवाले से पूछे जा सकते हैं, या इनकी पार्टीज की लिस्टिंग करवाई जा सकती है विद छोटी सी डिटेल्स कि इनका क्या होना है, या एक्सेप्टर अलग से पूछा जा सकता है, या इनके डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं जो अब तक सामने आपके आ चुके हैं। इस पर आपको कोई सवाल हो तो आप लाजमी पूछ भी सकते हैं। अच्छा जी, अब इसी तरीके से हम चेक को देखेंगे कि चेक के अंदर क्या ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं। ये एग्जांपल्स बहुत ज़बरदस्त हैं, सही टेक्स्ट में इसको लाजमी देखिएगा। अच्छा जी, अभी हमने देखा था कि चेक स्टार्ट में जब हमने देखा था कि चेक भी बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही होता है, तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज की ऐसी टाइप है जिसमें ड्रोई स्पेसिफाइड बैंकर होता है, यानी वही 3 पार्टीज इधर भी होंगी, एक ड्रॉअर होगा, एक ड्रोई होगा, और एक पेई होगा। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रोई कोई भी हो सकता था, लेकिन चेक के केस में ड्रोई लाजमी बैंक होगा। जो स्टार्ट में हमने चार्ट बनाया था, जो देखा था, उसको लाजमी फोकस कीजिएगा। एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। यहाँ पे एक दूसरा फर्क भी बताया गया चेक के अंदर, जो अब से पहले हमने नहीं देखा, तो आइए इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। नंबर वन, हमने देखा था कि प्रोमिसरी नोट के अंदर एक कंडीशनल अनकंडीशनल अंडरटेकिंग थी, और उसके अंदर लिखा हुआ था कि या तो ऑन डिमांड मैं पे करूँगा, यानी वादा कर रहा हूँ कि मैं या तो मैं ऑन डिमांड पे करूँगा, जब लेकर आओगे तब दूंगा, या कोई स्पेसिफाइड टाइम मेंशन होगा कि उस दिन के बाद से। ये बात आपको याद होगी। इसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज में भी ऐसे ही था कि एक अनकंडीशनल ऑर्डर था ड्रॉअर की तरफ से ड्रॉई को,
कि जब भी या तो ऑन डिमांड ये बंदा बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर आए तब इसको पैसे दे देना, या स्पेसिफाइड टाइम के ऊपर पैसे दे देना, यानी उस स्पेसिफाइड टाइम के बाद दे देना। इन द केस ऑफ द चेक, अनकंडीशनल ऑर्डर तो है, और ये भी हमें पता है कि सिर्फ बैंक को है क्योंकि सिर्फ ड्रॉई बैंक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाइड टाइम वाला फीचर नहीं है, सिर्फ ऑन डिमांड वाला ही है। क्या मतलब जी, इसको गौर से देखिएगा। अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, यानी ड्रॉई हो गया और बैंक एक ही होगा, यानी ड्रॉई लास्ट में बैंक होगा हमेशा। एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल, जब तक पेएबल नहीं होगा, अदरवाइज देन ऑन डिमांड, यानी सिर्फ डिमांड के केस में पेएबल होगा। स्पेसिफाइड टाइम वाइम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। सर ऑन डिमांड क्या होता है? जब भी प्रेजेंट किया जाए, ऑन डिमांड का मतलब ही यही है कि जब भी प्रेजेंट किया जाए आप इसको पे कर देंगे। और सर हमें ये बात पता है कि चेक के ऊपर अपनी डेट होती है, जिस तरह हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी डेट होती है, वो उस इंस्ट्रूमेंट के बनने की होती है। कभी चेक पे ये नहीं लिखा होता कि ये चेक पेबल होगा आज से 3 महीने बाद, जैसे ऊपर हमने प्रोमिसरी नोट से बिल ऑफ एक्सचेंज में देखा था। तो चेक का काम ही यही है कि हमेशा ऑन डिमांड जब भी आप बैंकर को देंगे वो आपको पैसे दे देगा। अब एक सवाल ये आ सकता है कि सर पोस्ट डेटेड चेक्स भी तो होते हैं, तो पोस्ट डेटेड चेक्स के ऊपर जो डेट डली होती है, लेट्स से अगर आज मैं 22 नवंबर को एक चेक पे 21 दिसंबर की डेट डाल के दे दूं, तो वो चेक इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये चेक 21 दिसंबर, इसका ये उसको हम ऐसे कहेंगे कि पोस्ट डेटेड चेक है और ये चेक की डेट है, ना कि ये कि चेक उस दिन के बाद से वैलिड होगा। बेशक इस चेक उस दिन के बाद से वैलिड होगा, मगर ये पोस्ट डेटेड चेक कहलाया जाएगा, ना कि इसका मतलब कि पेबल आइदर टू ऑर्डर के साथ हम स्पेसिफाइड टाइम लगाए। यानी चेक के केस में कभी भी ऐसे नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, हमेशा ऑन डिमांड होगा। इसमें मजीद कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, तो अब ये यहाँ पर इसने खुद भी इसको कंक्लूड किया दिया। एनालिसिस ऑफ अबव डेफिनेशन रिवील्स दैट द बिल ऑफ एक्सचेंज, दैट द चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड इज डिफरेंट इन फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। ड्रॉई विल ऑलवेज बी अ बैंकर एंड ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। सर इसमें पार्टीज कौन सी इन्वॉल्व होती हैं हम देख चुके हैं, 3। और क्या कहते हैं, इसका स्पेसिफिक अभी हमने क्लास के स्टार्ट में ही बनाया था और आपके सामने भी आ चुका है। स्पेसिफिक भी मैंने आपको जिस तरह बताया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आपसे पेपर में एक आध स्केच भी इसका बनवाया जा सकता है, या ऐसा डेटा दिया जाए कि बता कहा जाए कि इसका एक चेक बना के दे दो, तो आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये कैसे बनाना होगा। अच्छा, इसके बाद अगेन हम इसके एसेंशियल्स भी देखते हैं। इसके एसेंशियल्स कैसे होंगे, तो इसके एसेंशियल्स भी तकरीबन वही है। और यहाँ पे एग्जामिनर ने उसको एक्सप्लेन करने की, स्टेट एक्स वाले ने एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि पीछे हम ये सारी बातें करके आए कि इन राइटिंग होगा, एक्सप्रेस ऑर्डर होगा, अनकंडीशनल होगा, साइंड होगा, पार्टीज का पता होना, सम का पता होना, लीगल टेंडर, स्पेसिफाइड बैंकर, ये सब कुछ इसमें शामिल होना चाहिए। अब हम देखेंगे इसके अंदर कुछ क्रॉसिंग की बात भी, क्योंकि चेक को हम क्रॉसिंग भी करते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको भी हम देखने जा रहे हैं। अच्छा जी, व्हाट इज क्रॉसिंग? आपने देखा होगा अक्सर चेक क्रॉस हुए हुए होते हैं, यानी ये एक चेक होता है, इसके ऊपर ऐसे कुछ 2 लाइंस बनी हुई होती है। तो सर ये क्रॉसिंग क्यों की जाती है? पहला सवाल तो ये है। तो आइए सबसे पहले हम एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं बेयरर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का, तो हमें ये समझ आ जाएगा। अच्छा जी, अब तक हमने एक चीज पढ़ी है, वो ये पढ़ी है कि चाहे चेक हो, चाहे प्रोमिसरी नोट हो, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो, ये या तो पेएबल टू ऑर्डर होंगे या पेएबल टू बेयरर होंगे। क्योंकि हमने उसकी डेफिनेशन में पढ़ा था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस ये 3 लोग, पेएबल आइदर टू ऑर्डर टू बेयरर। और सर ऑर्डर का मतलब ये होता है, या बेयरर को पहले रख लेते हैं। सर बेयरर का मतलब ये होता है कि इस पे किसी का नाम ना लिखा हो और खुला हो, और जिसके भी हाथ में हो वो उससे पेमेंट रिसीव कर ले। तो सर चेक हमें पता है या तो बेयरर होता है, कुछ भी नहीं लिखा होता, या ऑर्डर होता है, किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम लिखा हुआ होता है। सर प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन के मुताबिक और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन के मुताबिक ये बेयरर हो सकता है और ऑर्डर हो सकता, ऑर्डर भी हो सकता है। सिमिलरली बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है और ऑर्डर भी हो सकता है।
लेकिन यहाँ पे ये बात लाजमी नोट कीजिएगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से, यानी ऑल दो ये डेफिनेशन में लॉ की लिखा हुआ है और ये इतना पुराना कानून है, लेकिन करंट सिनेरियो के अंदर प्रॉमिसरी नोट बेयरर नहीं हो सकता, बिल ऑफ एक्सचेंज बेयरर नहीं हो सकता, दे मस्ट बी पेबल टू ऑर्डर ओनली। यानी सिर्फ चेक या बेयरर हो सकता है या ऑर्डर हो सकता है, ये बात नोट रखिएगा। अच्छा जी, अब हमें ये पता है कि हम अब क्रॉसिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि व्हाट इज क्रॉसिंग, क्रॉसिंग करवाई क्यों जाती है, क्यों की जाती है। सर ये एक चेक है। यहाँ पे पे ही आ रहा होता है किसको देना है। अब पे में या तो कुछ ना लिखें, कैश लिख दें, या कुछ भी ना लिखें, या किसी बंदे का नाम लिख दें, मिस्टर अली। तो सिर्फ नाम लिखने से कुछ नहीं होना, कैश लिखने से कुछ नहीं होना। अगर मैं चाहता हूँ ये सिर्फ अली को ही मिले तो मुझे यहाँ दो लाइनें लगानी पड़ेगी। यानी सिर्फ क्रॉसिंग का मतलब ये होता है कि आप इसकी बेयरर होने वाली सिफत को ख़त्म करना चाह रहे हैं इस डॉक्यूमेंट की, इस चेक की। आप चाहते हैं कि ये बेयरर रहे ही ना, हाँ, ये लाजमी पेएबल आइदर टू ऑर्डर हो जाए। यानी अगर किसी भी चेक पर आपने ये क्रॉसिंग देख ली, अक्सर लोग एनआईसी पे भी कर रहे होते हैं, इसका मतलब यही होता है कि जिस मकसद के लिए दिया गया है उसी मकसद के लिए इस एनआईसी को यूज़ किया जाना चाहिए। सिमिलरली पेबल टू ऑर्डर का मतलब भी यही है। तो अगर आप इसकी बेरर वाली थिंग को, एक्टिविटी को, पर्टिकुलरिटी को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आपने दो क्रॉस लाइन साथ पे लगानी है। अब इस क्रॉसिंग की भी चार टाइप्स होती है। एक है जनरल क्रॉसिंग, एक है रिस्ट्रिक्टिव या स्पेशल क्रॉसिंग, एक है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, और एक है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। सर जनरल क्रॉसिंग का मतलब यह है कि अगर आपने दो लाइंस लगा दी और कुछ भी ना लिखा तो इसका मतलब यह है कि अब ये बेयर नहीं हो सकता, यानी ये लाजमी किसी ना किसी के अकाउंट में ही जाएगा। स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब होता है कि आप लाइंस भी लगा दें और बैंक का नाम भी लिख दें कि एमसीबी बैंक या मीज़ान बैंक, अब ये चेक किसी और बैंक के अंदर नहीं जा सकता, लाजमी मीज़ान या एमसीबी में ही जाएगा। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब ये होता है कि आप लिख दें अकाउंट पे ओनली, यानी जिसके नाम पे ये चेक ड्रॉ हुआ है सिर्फ उसी के अकाउंट में जा सकता है। अब यानी अगर पे में नोमान बटाविया लिखा और इधर भी मैं नोमान बटाविया लिख दूँ या इधर भी अकाउंट पे ओनली लिख दूँ तो सिर्फ नोमान बटाविया के अकाउंट में जाएगा। अब ये किसी और के अकाउंट में भी नहीं जा सकता। और सर अगर साथ में इन अकाउंट पे ओनली के साथ नॉट नेगोशिएबल भी लिख दिया जाए तो एक नया कॉन्सेप्ट अराइज हो जाता है। पहले हम एक बात एग्जाम्पल से समझेंगे फिर ये समझ आएगी। लेट से मिस्टर ए ने मिस्टर बी को चेक दिया पेमेंट के लिए, मिस्टर बी ने मिस्टर सी को दे दिया। अच्छा, ये जो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को जाने का अमल होता है, इसको अभी हमने देखना भी है, लेकिन इसको इंडोर्समेंट कहते हैं। यानी बी ने साइन कर दिया कि सी तुम्हें जो मैंने पैसे देने थे, ए ने बी को देने थे, बी ने सी को देने थे, तो बी ने साइन करके दे दिया कि सी अब तुम इसके लिए, तुम्हारे लिए ये हो गया। सी ने डी को दे दिया, डी ने ई को दे दिया, और ई से ये चेक हो गया और एफ ने इसको उठा लिया कहीं सड़क से। यानी एफ ने जो उठाया है इसका टाइटल इस पे नहीं था, यानी ये होल्डर नहीं है इस चेक का बाय डिफॉल्ट। होल्डर वो होता है जिसका उस पर लीगल राइट भी हो। होल्डर की डेफिनेशन अभी हम देखेंगे। फिर ई ने दे दिया, एफ ने दे दिया, ई एफ ने दे दिया जी को। एफ ने जब जी को दे दिया जी ने एच को दे दिया। अब चेक के अंदर एक प्रिजम्पटिव एक चीज समझी जाती है कि ए से बी के पास गया, बी से सी के पास गया, डी से ई के पास गया, ई से जो एफ के पास गया, एफ के पास लीगल तरीके से नहीं गया, उसको कहीं रास्ते से मिला या उसने किसी के जेब से चुरा लिया, लेकिन एफ को जी को जेन्युइन पेमेंट करनी थी, वो प्रॉपर गया, जी से एच के पास गया। तो एच ऐसा ही समझेगा कि ये पीछे सब सही सही तरीकों से मेरे पास पहुंचा होगा और मेरा टाइटल इस पे बिल्कुल सही है और ये चेक फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स है। यानी ये अगर इसको कोई ऐसी प्रायर इंफॉर्मेशन ना हो जो इसको ये चीज सोचने पे मजबूर करे कि ये चेक कहीं बीच से चोरी होके भी आए, तो ये समझेगा सब सही है और इसको हम कहेंगे कि ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है, एच। और इसको ये अलग से पता करने की जरूरत भी नहीं है। जिस तरह आप कोई चीज मार्केट से लेते हैं और आप सोच भी नहीं सकते कि इस पे ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा एक नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर, तो बिल्कुल सही है, फाइन। तो लेकिन अगर आपको अंदाजा है कि यार ये चोरी का है तो फिर आपको पता करना जरूरी है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं एच को कुछ नहीं पता था, एच मासूम था और एच को चेक मिल गया और एच ने इसको प्रॉपर ले लिया। लेकिन अगर किसी चेक के ऊपर नॉट नेगोशिएबल की क्रॉसिंग हो
तो अब हर उस बंदे के पास, यानी ए से बी के पास, बी से सी के पास, सी से डी के पास, डी से ई के पास, ई से एफ के पास, एफ से जी के पास, हर वो बंदा जिसको भी ये चेक मिलेगा वो पिछले वाले के लिए ये ज़रूर पता करेगा कि क्या इसका टाइटल इस पे था जो इसने मुझे दिया है, कहीं इसने तो चोरी नहीं की थी, क्या इसका टाइटल इस पे था जो इसने मुझे दिया है, इसने तो चोरी नहीं की थी, क्या इसका टाइटल इस पे था कि इसने तो मुझे चोरी नहीं की थी। क्योंकि अब यहाँ पर फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स वाली क्वालिटी हर्ट हो चुकी होगी नॉट नेगोशिएबल लिखने की वजह से। यानी अगर एच को अगर नॉट नेगोशिएबल वाला चेक मिलता और पता चल जाता बाद में कि एच के पास पैसे गए तो एच को पैसे वापसी करने पड़ते, लेकिन नॉट नेगोशिएबल नहीं होता और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसको अंदाजा भी नहीं था कि चेक चोरी हो गया है ना दैट, तो इस केस में ये सही रहता। आइए क्रॉसिंग को किताब से भी देखते हैं। देखें जी, सबसे पहले वो बता रहा है कि पर्पस ऑफ क्रॉसिंग और मेथड्स ऑफ क्रॉसिंग। अच्छा, कि सेट टू बी क्रॉस व्हेन इट बेयर्स अक्रॉस स्ट्रेच टू पैरेलल लाइंस, ऐसे साथ में लाइनें लगी होती हैं, इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग। पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ द क्रॉसिंग इज टू डायरेक्ट द ड्रॉई यानी बैंकर को टू पे द अमाउंट ऑफ द चेक ओनली टू अ बैंकर, यानी सिर्फ बैंकर को देना है, सो दैट द पार्टी हु रिसीव्स द पेमेंट कैन इजीली बी ट्रेस, यानी बेयरर वाली कहानी खत्म। अच्छा जी, इसके बाद टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग देखनी है हमने। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग में अभी हम देखकर आए हैं कि एक होती है जनरल क्रॉसिंग, यानी उसका सिंपल आपने उसका जो फीचर है बेयरर वाला वो ख़त्म करवाना है। नेक्स्ट आपके पास होगी जो है वो है स्पेशल क्रॉसिंग, जिसमें आप बताते हैं कि बैंक का नाम यानी उसी बैंक के अकाउंट में, रिस्ट्रिक्टेड क्रॉसिंग यानी उसी बंदे के अकाउंट में, नेट नेगोशिएबल भी हमने पढ़ लिया, इसको आप लाजमी रीड कीजिएगा। अच्छा जी, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग देखने के बाद अब यहाँ पर ये बताया गया कि क्रॉसिंग ऑफ अ चेक आफ्टर इशू, तो इसको आप लाजमी रीड कीजिएगा। जैसे अब हमने पढ़ा कि अगर अनक्रॉस होगा तो जनरली और स्पेशली क्रॉस हो सकता है, और अगर क्रॉस जनरली होगा तो इसको स्पेशली भी किया जा सकता है, जनरली स्पेशली हो तो नॉट नेगोशिएबल के तौर पे भी किया जा सकता है, एंड सो ऑन। इसको आप अपनी रीडिंग मटेरियल के लिए लाजमी देखिएगा। अच्छा जी, इसके बाद अब हमने जो हमारे लिए रखा है, जो हमारा कोर्स है जो हमने अपने रखा, उसमें हमने 4.8 को ओमिट किया हुआ फॉर द पर्पसेस ऑफ एग्जामिनेशन, एंड 4.9 को भी। 4.10 आप लाजमी देखिएगा, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज को, और क्या कहते हैं इसके अंदर आपने इसके डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है। इसके बाद जो आपकी स्टडी टैक्स में, पिछले स्टडी टैक्स में आके आपने रखा था और अब हटा दिया है, जो लेटेस्ट अभी इन्होंने इशू किया है, लेकिन मैंने क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये इंपॉर्टेंट भी है और जनरल नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है, तो ये मैंने वहीं से उठाया है, तो आप इसको लाजमी पढ़िएगा। किस किन सिचुएशंस में बैंकर लाजमी रिफ्यूज़ कर देगा कि वो चेक को एंटरटेन नहीं कर रहा, ऑनर नहीं कर रहा और मना कर देगा, और किन सूरतों में बैंकर के पास ये राइट होता है कि वो रिफ्यूज़ कर भी सकता है, मे के साथ है, और नहीं भी कर सकता। तो आइए इस लिस्ट को एक मरतबा देख लें। जब कस्टमर ने पेमेंट स्टॉप करवा दी हो तो बैंक ने लाजमी इसको पेमेंट नहीं करनी, यानी एक चेक आपने इशू किया और आपका वो चेक आपने जिस बंदे को दिया, उस बंदे ने बताया कि वो कहीं खो गया है, तो आपने फ़ौरन से उसकी पेमेंट स्टॉप करवा दी ताकि कोई और लाके ना पहुंच जाए। तो अब इस केस में बैंकर को जब पता होगा कि पेमेंट स्टॉप हो चुकी है तो वो पेमेंट नहीं करेगा। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया हो कि इस अकाउंट से पेमेंट नहीं होगी, गार्निशी ऑर्डर और एनी लीगल ऑर्डर तो नहीं होगी। जब कस्टमर की डेथ हो जाए तो अगेन बैंकर रिसीव नोटिस ऑफ द कस्टमर डेथ, तो फिर बैंकर उस अकाउंट से पेमेंट नहीं करेगा। इस पर मेरी एक वीडियो भी है, आप लाजमी देखिएगा। नॉर्मली हम जॉइंट अकाउंट को प्रेफर नहीं करते और प्राइवेट अकाउंट, सिंगल अकाउंट को करते हैं ड्यू टू द प्राइवेसी, कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे किसी को पता ना चले। तो लाजमी इस वीडियो को आप देखिएगा, मैंने लिंक भी साथ में डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। जॉइंट अकाउंट होने से एट द टाइम ऑफ डेथ जो इश्यूज आते हैं वो अक्सर नहीं आते और हमें एक सेफ्टी मिल जाती है, तो आप लाजमी देखिएगा। फिर अगर किसी ने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो अगेन उसके अकाउंट से पेमेंट नहीं होगी। और अगर कस्टमर पागल हो गया, इंसेन हो गया, तो कस्टमर अगर इंसेन हो गया, पागल हो गया और उसका नोटिस भी जब रिसीव हो जाए बैंकर को कि बंदा का दिमाग ख़राब हो चुका है, तो अगेन उसके अकाउंट से बैंक पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि जब एक बंदा पागल है तो कोई भी उससे ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ भी करवा सकता है। तो इसके पीछे ये लॉजिक है।
बैंकर को एक नोटिस मिल जाए फॉर द असाइनमेंट ऑफ द क्रेडिट ऑफ द क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज अकाउंट। लेट्स से एक बंदे के अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं और उसने बैंक को कहा हुआ है कि यार तुम इसमें से 4.5 लाख रुपए मेरे मंथली बिल पे कर दिया करो। अब आपने एक शख्स को लाख रुपए का चेक बना के दिया तो बैंक बोलेगा 4.5 ऑलरेडी एलोकेटेड है और 50,000 का बैलेंस है, तो बैलेंस ही नहीं है। हालांकि बैलेंस है लेकिन बैलेंस अलाउ नहीं है किसी और पर्पज के लिए यूज करना, और बैलेंस कम पड़ गया तो बैंक अगेन वो चेक को ऑनर नहीं करेगा। When the banker has reason to believe that the holder टाइटल इज डिफेक्टिव, यानी बैंक को ऐसा लग रहा है कि यार ये जो लेकर आया है होल्डर जिसके हाथ में चेक है और जो कह रहा है कि मैं इसका मालिक हूँ, उसका टाइटल डिफेक्टिव है, ये कहीं से चोरी का उठा के लेकर आया, तो बैंक नहीं करेगा। जब कोई मटेरियल ऑल्ट्रेशन हो, चेक फटा फुटा हो, यानी कोई उसमें ऐसी चेंजेस हो गई हो कि ऑथेंटिकेशन का प्रॉब्लम हो रहा हो, तो नहीं करेगा। व्हेन द सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर डज नॉट टैली विद द स्पेसिमेन सिग्नेचर केप्ट एट द बैंक, जब साइन का मसला हो तो नहीं करेगा। और व्हेन द बैंकर रिसीव नोटिस इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लोजर ऑफ अकाउंट, जिसका अकाउंट था उसने नोटिस दे दिया कि मैं अपना अकाउंट क्लोज करना चाह रहा हूँ, तो अगेन बैंक नहीं करेगा। लेकिन किन किन सूरतों में बैंक कर सकता है? सो कस्टमर के अकाउंट में बैलेंस इनसफिशिएंट हो टू मीट द चेक, तो बैंक कर सकता है चाहे तो। when the balance in the customer's account cannot be properly allocated, when the check is presented at the branch other than the one where the customer is the account, क्योंकि इतना पुराना कानून है इसलिए इतना इफेक्टिव नहीं है। आज के दौर में इंटरनेट बैंकिंग है, ऑनलाइन बैंकिंग है, तो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। when the check is presented after banking hours, तो भी अगेन बैंक चाहे तो आपको एंटरटेन कर सकता है। अगर आप शाम को 5 बजे के बाद भी जाएं तो बैंक ये नहीं कह सकता टाइम खत्म हो गया, बैंक चाहे तो आपको एंटरटेन कर सकता है। और चेक स्टेल हो गया हो या पोस्ट डेटेड हो या अनडेटेड हो तो भी कर सकता है। अच्छा जी, इसके बाद हम देखने जा रहे हैं ये आपके कोर्स में नहीं था, आपको मैंने बताया, लेकिन स्टिल आप इसको देखिएगा, ये एग्जाम पर्पज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जनरल नॉलेज के लिए भी। इसके बाद हम अभी जो देखने जा रहे हैं वो है एरिया नंबर 1 ऑफ दिस स्टडी टेक्स्ट, और ये इसके एंड में कर रहे हैं कि अगर इसको हम स्टार्ट से लेके चलते तो हमें बिल्कुल भी ना समझ आता। अब हम इसको देखते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। अगेन हमने समझ लिया जो इसके प्रॉमिसिंग नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक है वो क्या होते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि इसके अपने फीचर्स क्या हैं जो सब में कॉमन मिलेंगे, वो देख रहे हैं। A negotiable instrument means, शुरू में हमने डेफिनेशन देखी थी कि promissory note, bill of exchange और चेक या तो पेबल आइदर टू ऑर्डर होगा या बेयरर होगा। हम समझ चुके हैं कि नाम होगा या बेयरर होगा, और यही इसमें नीचे बताया गया है। अच्छा जी, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसके करेक्टरिस्टिक्स ये है कि या तो ये पेबल आइदर टू ऑर्डर होगा या बेयरर होगा। अब आइए हम इसको रीड कर ही लें, फाइनली हम कब से कह रहे हैं कि इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा, तो आप इसको पढ़ भी लेते हैं। अ promissory note or a bill of exchange or a check is payable either to order, is payable either to order which is expressed to be so payable or which is expressed to be payable to a particular person, यानी किसी का उसमें नाम लिखा हुआ हो and does not contain words prohibiting transfer, और उसमें ऐसे कोई अल्फाज ना लिखे हो जिसमें जिससे पढ़ के ये लग रहा हो कि आप ट्रांसफ़र को रोक रहे हैं या कोई इंटेंशन हो कि आप इसको ट्रांसफरेबल नहीं रखना चाहते। दिस इज कॉल्ड पेबल टू ऑर्डर। इसकी एग्जाम्पल किताब में दी हुई है, पे आज़म और ऑर्डर, पे आज़म और बाबर, यानी पर्टिकुलर पर्सन भी है और इसमें कोई ऐसी वर्डिंग नहीं दिख रही पढ़ के कि जिसमें आप ट्रांसफर को प्रोहिबिट करना चाह रहे हो, तो दिस इज पेबल टू ऑर्डर। पेबल टू बेयरर क्या होता है जी? पेबल टू बेयरर ये होता है कि a promissory note, bill of exchange or a check is payable to bearer which is expressed to be so payable, यानी इस पे लिखा हो कि बस पे करना है, और on which the only or the last endorsement is an endorsement in black। यानी अगर लास्ट में अभी इंडोर्समेंट का कॉन्सेप्ट आगे आएगा तो आपको पता चल जाएगा ये क्या होता है। अगर किसी ने ब्लैंक इंडोर्समेंट कर दी है, इंडोर्समेंट ये होता है कि मैंने यानी मिस्टर नोमान ने मिस्टर एसन को एक चेक दिया और मिस्टर एसन ने आगे मिस्टर अली को दे दिया कि यार अली, ये मैं तुम्हें इंडोर्स करता हूँ कि तुम पैसे ले लेना, क्योंकि मुझे तुम्हें पैसे देने थे, तो दिस इज कॉल्ड इंडोर्समेंट। आगे ये आएगा भी, तुम इसको देखेंगे भी। तो अब ये इंडोर्समेंट अगर ब्लैंक इंडोर्समेंट है, किसी के नाम पे नहीं है, मैंने एसन के नाम पे दी थी लेकिन उसने आगे इंडोर्समेंट ब्लैंक कर दी, तो नाउ अगेन ये ब्लैंक इंडोर्समेंट भी इसको बेरर बना देगी। यहाँ पे बिल्कुल ये एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं इसकी। द फॉलोइंग वर्ड्स आर इंडिकेटिंग द इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल, पे बेयरर, पे आजम और बेयरर, पे टू द बेयरर ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट। और नीचे एक और भी एग्जांपल लिखी हुई है, वो आप भी आप पढ़ लीजिएगा।
अच्छा जी, ईज़ी ट्रांसफ़रेबिलिटी होती है। ट्रांसफ़रेबिलिटी का मतलब ये है कि एक से दूसरे को ट्रांसफ़र करना आसान होता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और नंबर 2 ये कि उसमें अभी हमने देखा था कि प्रोहिबिशन नहीं होनी चाहिए। दे आर ट्रांसफ़रेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय मेयर डिलीवरी इज़ पेएबल टू बेयरर, यानी पेएबल टू बेयरर है तो आपने एक को दूसरे को दे दिया सिंपल, तो ये ट्रांसफ़र हो गया। लेट्स से मेरे पास एक चेक है और वो कैश चेक है। और मेरे पास आया, मैंने किसी और को दे दिया तो उसके लिए वैसा ही हो गया, यानी ट्रांसफ़र भी हो गया और बहुत सिंपल हो गया। लेकिन अगर ये नाम के साथ आया है यानी इस पे लिखा हुआ था नोमान, जो मेरे पास आया है, तो अब मैं इसको एंडोर्स करके दूँगा तो फिर पेएबल, तो फिर इन दैट केस तो एंडोर्समेंट मुझे करके देनी पड़ेगी अगर पेएबल टू ऑर्डर था। यानी अगर पेएबल टू ऑर्डर था तो एंडोर्समेंट करके ट्रांसफ़रेबिलिटी होगी। अगर पेएबल टू ऑर्डर था तो एंडोर्समेंट करके ट्रांसफ़रेबिलिटी होगी। और पेएबल टू बेयरर था तो सिंपल आपने डिलीवरी करके ट्रांसफ़र कर देना, दैट्स इट। एंड लास्ट, टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। अभी हमने समझा था कि ड्यू कोर्स क्या होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है। तो ये इसके बेसिक एक फीचर है और हमने यही समझा था कि नॉट नेगोशिएबल के केस में इस बेसिक फीचर को हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे यही है कि अगर कुछ नहीं होगा, नॉट नेगोशिएबल वाली क्रॉसिंग नहीं होगी, तो फिर ये इसके अंदर ये वाला फीचर हमेशा रहेगा। अगर नॉट नेगोशिएबल वाला होगा तो इस फीचर को हटाया जाएगा। इट मीन्स दैट वंस एन इंस्ट्रूमेंट इज रिसीव इन द हैंड्स ऑफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, यानी होल्डर इन अ गुड फेथ, यानी जिसको कुछ ना पता हो, यानी हमारे एग्जांपल में अभी ई या एफ के जी के पास जो आया था, उसको कुछ ना पता था कि पीछे कैसे आया है, तो इट बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। उसको बिल्कुल अगर आम हालात में नहीं पता तो पता करने की जरूरत भी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा इस पर काम करने की जरूरत भी नहीं है, वो यही समझेगा। इसकी एग्जाम्पल भी बड़ी अच्छी लिखी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं। Ajmal gave a promissory note to Bashir. Bashir lost the instrument and it was found by Habib. Habib को मिल गया। Habib cannot recover the amount of the negotiable instrument क्योंकि उसका टाइटल होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, उसने गुड फेथ में नहीं लिया, उसने कहीं से उठाया है। मगर हबीब ट्रांसफर कर देता है वो ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट दाऊद को, और दाऊद बिकम्स होल्डर इन ड्यू कोर्स क्योंकि दाऊद को नहीं पता कि हबीब ने चोरी का माल उठाया है, कहीं रोड से उठाया है। एज ही डिड नॉट नो दैट द इंस्ट्रूमेंट वाज लॉस्ट, ही कैन रिकवर द अमाउंट, यानी दाऊद रिकवर कर सकता है अजमल से या किसी भी पीछे की पार्टी से जो भी उसमें इन्वॉल्व हो। लेकिन अगर दाऊद को पता हो कि हबीब का टाइटल ट्रांसफ़र जो था वो वैलिड नहीं था तो फिर वो इस केस में नहीं वर्कआउट होगा। अच्छा जी, पार्टीज अब तक हमने जो पढ़ ली हैं यही वजह थी कि पहले वो चीज़ें पढ़ाने की, अब इसको समझना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। हमें पता है मेकर प्रॉमिसरी नोट का होता है, पेई तीनों का होता है जिसको पैसे मिलने वाले हो, डोर सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज चेक का होता है। डोई बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है और चेक के केस में हमेशा बैंक होता है, और एक्सेप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज का होता है जो एक्सेप्ट करता है कि यस आई विल पे, और डोई और एक्सेप्टर एक ही होता है। इसके बाद होल्डर, हु इज द होल्डर। हर वो शख्स होल्डर नहीं होता जिसके हाथ में चेक हो। होल्डर वो होता है अ पर्सन इज कॉल्ड द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी किसके हाथ में चेक हो, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, तो वो ये दो कंडीशंस मीट करना जरूरी है। एग्जाम में आ सकता है बहुत स्पेसिफिकली कि डिस्क्राइब द कांसेप्ट ऑफ द होल्डर। ही मस्ट बी एंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम, यानी ऐसा ना हो कि इसने कहीं से उठाया हो, उसके नाम पर इंटाइटलमेंट हो कि वो अपने नाम पर इसको पजेस कर सकता है। और he must be entitled or to receive or recover the amount of the instrument from the parties liable under the instrument, यानी वो पैसे भी उसमें से ले सकता है, पैसों के लिए भी entitlement है और है भी उसके नाम पर। Thus a holder means the bearer of the bearer instrument and the endorsee or payee of the order instrument। बिल्कुल सिंपल, अगर bearer instrument है तो नाम वाला केस तो नहीं होगा, यानी होल्डर सिर्फ होल्ड करने से ही हो जाएगा, उसके पास लीगली बस पहुंचा हो। और अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है जो हमने देखा क्या होता है, तो फिर उसमें या तो वो इंडोर्स ही करके होगा या पेई बन के होगा, व्हिचएवर इज। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो है होल्डर इन ड्यू कोर्स कब बनता है, तो अभी इसको थोड़ा सा इन्होंने डिटेल में बताया कि होल्डर इन ड्यू कोर्स कब बनता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स तब बनता है जब वो होल्डर हो। होल्डर के लिए दो बातें अभी हमने देख ली। उसको कोई वैल्यूएबल कंसिडरेशन के अगेंस्ट वो मिला हो, यानी कि उसको गिफ्ट में चेक मिला है, गिफ्ट में बिल ऑफ एक्सचेंज मिला है, तो वो होल्डर तो बन जाएगा शायद, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनेगा। इंस्ट्रूमेंट की मेच्योरिटी से पहले मिला हो, कंप्लीट और रेगुलर हो, और होल्डर इन गुड फेथ हो, यानी अभी हमने देखा था कि उसको ये ना पता हो कि पीछे अगर कोई चोरी शुदा चेक उसको मिला है तो वो चोरी शुदा है। नीचे उसकी एग्जाम्पल्स आ रही हैं, तकरीबन हर केस पे आ रही हैं, उसको लाजमी देखिएगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसमें उन्होंने बताया। इसके बाद एग्जाम डिफरेंस भी है होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स का, ये भी देखना होगा। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो अभी तक हम देखते आए हैं, इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट।
एक होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, एक होता है बेयरर इंस्ट्रूमेंट, अभी हम देख चुके हैं। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट वो होता है कि जिसमें पेबल टू ऑर्डर होता है, यानी उसका नाम लिखा होता है, उसके लिए दो कंडीशंस हैं, दिस इज एक्सप्रेस टू बी शो पेबल कि लिखा हुआ हो कि मैंने इसको देने हैं, और एक्सप्रेस टू बी पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन एंड डज नॉट, और वही उसमें ट्रांसफरेबिलिटी को ना रोका जाए, और इंटेंशन ये ना हो कि ट्रांसफरेबिलिटी को रोका जाए। एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय एन एंडोर्समेंट ऑन इट एंड इट्स डिलीवरी, और ये इसकी नीचे एग्जाम्पल भी दी गई है। इसके अलावा बेयर इंस्ट्रूमेंट हम पीछे काफ़ी बार देख चुके हैं। अब हमारे पास एक नया इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट को समझना इतना ही आसान है कि उसमें लिखा हुआ है कि फॉरेन इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो इनलैंड नहीं होता, और इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जिसको भी हम देख लेते हैं कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो पाकिस्तान में बना हो और पेएबल भी पाकिस्तान में हो, या बना पाकिस्तान में हो किसी पाकिस्तानी रेजिडेंट पे, चाहे उसकी पेमेंट बाहर हो। दो बात, या तो पाकिस्तान में बना हो और पेएबल भी पाकिस्तान में, एक चेक पाकिस्तान में बना और पाकिस्तान में से पेएबल है, सिंपल, दिस इज प्रॉमिसरी, दिस इज इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। एक चेक पाकिस्तान में बना, किसी पाकिस्तानी पे बना, यहाँ के रिहायशी पे बना, चाहे वो भले बाहर पेमेंट उसकी हो उस चेक से, पेएबल बाहर हो, तो अगेन वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट ही तस्वुर किया जाएगा। और सर फॉर इसकी एग्जांपल्स लाजमी दिखेगा, इंडोर्स फॉरेन इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो इनलैंड नहीं होता। इसके बाद सर हमने जो देखना था डिमांड, हम कब से देख रहे थे कि ऑन डिमांड और टाइम, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको लाजमी देखिएगा। ऑन डिमांड मतलब जो डिमांड के तौर पे पेश किया जाए, और पेएबल टाइम का मतलब जिसमें स्पेसिफिक टाइम्स मौजूद हो। सर एक होता है इंडोर्समेंट का कॉन्सेप्ट। इंडोर्समेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ए ने बी को चेक दिया और बी ने सी को चेक दे दिया, देना है तो उसको इंडोर्स करके दे देगा, यानी किसी ब्लैंक पीछे अपनी साइन करके दे देगा कि ये चेक मैंने बी को दे दिया, सी को दे दिया, या अगर जगह खत्म हो गई तो पेपर भी उसके साथ अटैच किया जा सकता है, यानी एक से दूसरे से तीसरे को जो हम चेक देने के मरहले को गुजारते हैं, दिस इज कॉल्ड इंडोर्समेंट। इसके बाद हमारे पास अगले सफ़े पे आ रहा है नेगोशिएशन का कॉन्सेप्ट। सर नेगोशिएशन का कॉन्सेप्ट ये होता है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि व्हेन प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन, यानी नेगोशिएबल का बेसिक फीचर ही यही था कि वो ट्रांसफर हो सकता है, तो सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट द पर्सन दैट पर्सन ऑफ द होल्डर, यानी आप किसी को ऐसे ट्रांसफर कर दें कि उसको होल्डर बना दें। और होल्डर क्या है, दो बातें, यानी उसका टाइटल भी हो उस पर अमाउंट रिसीव करने का, और उसके पोजेशन में भी हो, उसके नाम पे भी हो, तो आप किसी को ऐसे कर दें, कैसे ट्रांसफर कर दें जिसमें उसको होल्डर बना दिया जाए, तो दिस इज कॉल्ड नेगोशिएशन। फिर इसके बाद पेमेंट इन ड्यू कोर्स का एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो भी बहुत सिंपल है कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब यह है कि वो पेमेंट तमाम तरीकों से मुकम्मल हो गई हो और उसमें कोई एम्बिग्यूटी ना रह गई हो। क्या मतलब, means payment in accordance with the apparent tenure of the instrument in good faith and without negligence to any person in possession of it। सर कहने का मतलब ये है कि लेट से अगर किसी की साइन मैच नहीं कर रही और बैंकर ने पे कर दिया, तो ये हम किसको कहेंगे कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं हुई है। ठीक है जी, या वक्त से पहले पेमेंट हो गई तो ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं हुई है। यहाँ पर इसको पढ़ते हैं, मीन्स अ पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपैरेंट टेन्योर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस टू एनी पर्सन इन पोजीशन ऑफ इट। अपैरेंट टेन्योर का मतलब ये द पीरियड ऑफ टाइम इज एक्सप्रेस इन द इंस्ट्रूमेंट एंड आफ्टर विच इट इज पेएबल। अगर वक्त से पहले पेमेंट कर दी तो पेमेंट तो हो जाएगी, लेकिन इसको हम पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं कहेंगे। पेरेंट, यहाँ पे इसने इसको बड़ा अच्छे से बताया हुआ पेरेंट टेन्योर का मतलब, द पेमेंट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द अपरेंट टेन्योर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इट शुड बी मेड एट और आफ्टर मैच्योरिटी। अ पेमेंट बिफोर मैच्योरिटी इज नॉट अ पेमेंट इन ड्यू कोर्स एज टू डिस्चार्ज द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस। द पेमेंट मस्ट बी मेड इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस। It must honestly be in the bona fide belief that the person demanding the payment is legally bound to it. The payer must not be guilty of any negligence। सर क्या मतलब, लेट से बैंक के पास आपने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और उसमें आपने लिखा, डॉर ने ड्रॉई को ऑर्डर किया कि आप अली को पेमेंट कर देंगे। अब एक अली एक सर्टेन बंदा था, लेकिन लेट से वो किसी और अली के हाथ लग गया और उसने जाके ड्रॉई से पेमेंट ले ली। अब जो ड्रॉई है उसको कहीं से भी नहीं पता लगा कि ये कोई दूसरा अली है। नॉर्मल सिचुएशन में उसने उसको इस तरीके से धोखा दिया, तो गुड फेथ में ड्रॉई ने अली को पेमेंट कर दी, विदाउट उसकी कोई नेग्लिजेंस नहीं थी, तो हम इसको कहेंगे पेमेंट इन ड्यू कोर्स। लेकिन अगर पेमेंट करने वाले को ये पता था कि कोई दो नंबर अली है और कि वो वाला अली नहीं है, तो अगेन इसको हम कहेंगे कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है।
और हमेशा पैसों में ही पेमेंट होनी चाहिए और कोई मोड ना नहीं होना चाहिए और पेमेंट प्रॉपर पर्सन को होनी चाहिए। नीचे इसकी एग्जांपल्स बहुत अच्छी दी हुई है, ये भी आप लाजमी देखिएगा। जो उसका कोर एरिया है उसको हमने काफ़ी डिटेल में देखा है, बाकी ये वो एरिया है जिसको हमें एक नज़र देखना चाहिए ताकि इस पर हमारी ग्रिप आ जाए। दैट्स इट, हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यहीं तक था। अब तक हमने उस पर कंप्लीट ये देखा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है और जो 3 चीज़ें हैं उस पर काफ़ी हमने वक्त लगाया और इसके बाद क्या कहते हैं हमने इसके अपने भी बेसिक फीचर्स पढ़े। इस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, एमसीक्यूज पॉसिबल है, डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, छोटे-छोटे केसेस दिए जा सकते हैं जिसपे पता करना होगा कि वैलिड प्रॉमिसरी नोट है कि नहीं है। डेटा दिया जा सकता है जिसपे पूछा जा सकता है कि इसको ड्राफ्ट करके दे दो, स्पेसिमेन बना के दे दो चेक का या किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, और क्रॉसिंग के ऊपर एक अच्छा सवाल बन सकता है। तो ये था हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।